नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर AUF चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारत रसिया और यूक्रेन के वार में न्यूट्रल डिसीजन क्यों ले रहा है। बहुत ही स्पष्ट जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूं, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर में चल क्या रहा है, भारत को डिसीजन लेना क्यों जरूरी है। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद दुनिया भर के कई देश अलग अलग खेमों में बंट गए। यूक्रेन के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे देश आ गए हैं, तो वहीं रूस के समर्थन में चीन समेत कई देश खड़े हैं। भारत ने शांति से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात की, लेकिन भारत न्यूट्रल बना हुआ है। इधर यूक्रेन पर रूस के हमले को एक हफ्ते बीत रहे हैं। भारत और रूस की दोस्ती बहुत पुरानी है। बदलते समय के साथ भले ही बहुत सी चीजें बदली हो, लेकिन अब भी दोनों देशों के लोगों में आपसी विश्वास कायम है। भारत के लोग में एक तरफ रूस के समर्थन की बात हो रही है, तो रोते मासूम बच्चों और तबाही की खौफनाक तस्वीरें देख देशवासियों की आंखें नम हो रही है। इस बात पर डिबेट हो रहा है कि आखिर भारत को ऐसे वक्त में ताकतवर रूस का साथ देना चाहिए या कमजोर दिखने वाले यूक्रेन का। दोनों के पक्ष में खड़े होने के अपने अपने एक तर्क है। ऐसे समय में चाणक्य नीति कुछ हद तक भारत को इस दुविधा से निकाल सकती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि चाणक्य नीति क्या कहती है। पिछले दिनों रूस के हमले के कुछ घंटे बाद ही भारत में यूक्रेन के एम्बेसडर ने देश के गौरवशाली इतिहास का वास्ता किया है। उन्होंने चाणक्य और महाभारत का जिक्र किया था और भारत से मदद की अपील की। ट्विटर पर #I stand with Russia और #Stop Putin now जैसे हैशटैग चल रहे थे। ऐसे माहौल में अगर हम इस दुविधा का समाधान भारत की सदियों पुरानी कूटनीतिक परंपरा में ढूंढे तो क्या मिलता है। इसमें सबसे बड़ा नाम चाणक्य नीति है। चाणक्य का मत था, करो वही जिससे राष्ट्र का हित हो। चाणक्य कहते हैं कि विदेशी नीति इस तरह से होनी चाहिए जिससे राष्ट्र का पतन ना हो, उसकी सुरक्षा में किसी प्रकार की बाधा ना पड़े। यह किसी भी देश के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यह भी कहा गया है कि प्रत्येक राष्ट्र के पड़ोसी देशों के व्यवहार के अनुरूप संधि और विग्रह करते रहना चाहिए। मतलब कि एक तरह से एग्रीमेंट होना चाहिए जो सही और गलत को सुनिश्चित करे। इससे खुद के देश में राज्य व्यवस्था स्थिर रहेगी। आचार्य चाणक्य की बरसों पुरानी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने सच्चे मित्र के बेहतरीन परिभाषा दी है। उनका कहना है कि सच्चा मित्र वो है जो संकट आने पर आपकी मदद के लिए तैयार रहे। जो दोस्त परेशानियों को समझ सके और आपकी मदद करे, वही सच्चा दोस्त है। चाणक्य नीति में साफ कहा गया, मित्र की पहचान विपत्ति के समय ही होती है। तो इस हिसाब से देखते हैं कि भारत को किस देश को सपोर्ट करना चाहिए, या फिर भारत के रसिया यूक्रेन के वार के प्रति न्यूट्रल डिसीजन सही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। भारत लंबे वक्त से रूस का मित्र देश रहा है। रूस भारत को हथियार और रक्षा उपकरण देता है। हालांकि दोनों के रिश्ते केवल रक्षा सौदे तक सीमित नहीं है। बॉलीवुड की फिल्में रूस में रिलीज होती है। बड़ी संख्या में इंडियन स्टूडेंट रसिया में पढ़ने जाते हैं। यहाँ तक कि केंद्रीय विद्यालय का एक ब्रांच रूस में भी है। भारत का यूक्रेन के साथ भी व्यापारिक रिश्ता है और इन दोनों देशों में भारत के काफी नागरिक रहते हैं। यूक्रेन में ज्यादातर लोग पढ़ने जाते हैं, वहीं रूस में पढ़ाई करने के साथ साथ भारतीय जॉब के लिए भी जाते हैं। संयुक्त नेशनल डिफेंस काउंसिल की बैठक से पहले भी भारतीय ने रूस यूक्रेन क्राइसिस को लेकर किसी पक्ष की निंदा नहीं की थी। हालांकि जब रसिया ने यूक्रेन के दो इलाके दोनेत्स्क और लुहांस्क को रूस ने स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता दे दी थी, जिसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज की नाराजगी बढ़ी, जैसे अमेरिका, यूरोप यूनियन, ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने रूस की कड़ी निंदा भी की थी। लेकिन भारत इस मामले में न्यूट्रल रहा। उसने अपने आधिकारिक बयानों में ना तो रूस की निंदा की है और ना ही यूक्रेन का समर्थन किया है। ट्विटर में रिचर्ड गोवन ने लिखा है, हाल ही में यूक्रेन पर चर्चा के लिए UN नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई थी। तब भारत के साथ केनिया भी वोटिंग से बाहर था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद केनिया ने अचानक अपनी लाइन बदल ली और केनिया ने कड़े शब्दों में पुतिन को क्रिटिसाइज किया। केनिया ने कहा कि ईस्टर्न यूक्रेन की हालत अफ्रीका में पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बाद सरहद पर तनाव की तरह है।
केन्या ने कहा कि अफ्रीका देशों को कॉलोनियल बॉर्डर क्यों मानना चाहिए जब रूस नहीं मान रहा है। यूक्रेन क्राइसिस पर भारत के रुख के लेकर लोगों की राय बटी हुई है। एडिटर ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स फॉर इंडियाज इंपॉर्टेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू ने लिखा है कि यूक्रेन मामले में रूस को लेकर भारत के रुख की जो आलोचना कर रहे हैं वो दरअसल बेसिक फैक्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं। रूस और भारत के गहरे रिश्ते हैं और भारत अपने हितों के खिलाफ फैसला नहीं ले सकता। स्टैनली कहते हैं कि एज फार एज द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम की बात है तो रूस ने क्रीमिया को अपने में मिलाया और डोनबास को मान्यता दी थी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल रिएक्शन को देखने को आई, लेकिन इजराइल ने गोलान या पूर्वी यरूशलेम को मिलाया तो उसे मान्यता मिल गई। तुर्की ने सीरिया के क्षेत्र पर कब्जा किया तो बात तक नहीं हुई। हमें असली राजनीति पर बात करनी चाहिए और हमें इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन को बरकरार रखनी चाहिए और किसी भी देश की निंदा करने से पहले यह सोचना चाहिए कि बाकी देशों ने हर समय निंदा क्यों नहीं की। जब इजराइल के टाइम पे और तुर्की के टाइम पे जब बाकी देशों के ज्योग्राफिकल एरिया पर कब्जा किया। भारत का डिसीजन न्यूट्रल क्यों है, इसे जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि रूस ने भारत के लिए क्या क्या किया। आजादी के फौरन बाद से कश्मीर मुद्दों पर रूस भारत के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान ने यूएन में प्रस्ताव रखा तो सोवियत संघ ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। 1961 में पुर्तगालिया से गोवा को आजाद कराने पर भी रूस भारत के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान ने बार बार कश्मीर मामले को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उछालने की कोशिश की। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी सोवियत ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। वह रूस ही था जो लगातार कश्मीर पर पाकिस्तान की एक न चलने दी। ऐसे समय में जब चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखता है तो रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। सवाल यह है कि पश्चिमी देशों जैसे यूरोप, अमेरिका ने हमारा साथ कब दिया है। सभी देशों ने भारत के अपोजिट रिएक्शन दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था तब इन देशों ने भारत का विरोध में स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया था। यही नहीं, गलवान में चीन ने जब भारतीय सेना पर हमला किया था तब भी ये देश हमारे साथ नहीं खड़े थे, इवन सब कुछ जानते हुए भी। कुछ देश समर्थन दिए थे, वो भी ऊपर मन से। 1999 में कारगिल युद्ध के वक्त अमेरिका भारत के मदद के लिए साफ इनकार कर दिया था। चूंकि युद्ध में भारत के पास आधुनिक तरीका नहीं होने के कारण इंडिया अमेरिका से एक चीज डिमांड किया था कि वो सैटेलाइट के थ्रू पहाड़ियों पर बैठे पाकिस्तानी आर्मी की उनकी जीपीएस टेक्नोलॉजी भारत को दे दे, तो भी उन्होंने साफ इनकार किया था। वहीं दूसरी ओर रसिया ने सही गलत का अनुमान रखते हुए भारत का हमेशा साथ दिया, चाहे वो 1971 की लड़ाई हो या 370 आर्टिकल हटाने की बात हो या कश्मीर के मुद्दे की बात हो। इसके साथ ही आपको बता दें, भारत और रसिया का व्यापारिक संबंध भी काफी स्ट्रांग है। इंडिया का 60% सिक्योरिटी और डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया में रसिया से ही इंपोर्ट किया जाता है। यूक्रेन को वार में लाकर आज अमेरिका पीछे हट रहा है। उन्होंने कहा था कि नाटो ज्वाइन कर लो, हम आपकी सिक्योरिटी का गारंटी लेते हैं। बट नाटो ज्वाइन करने से पहले कितना वार होगा इसका गारंटी कोई यूरोपियन देश ने नहीं लिया। अब यूक्रेन बुरी तरह फंस चुका है और अमेरिका और यूरोपियन देश कोई भी साथ नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत को इससे सीख लेना चाहिए। और आपके साथ मैं एक वीडियो साझा कर रहा हूं कि किस प्रकार एक महिला रिपोर्टर इमोशनल होकर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर से ऊंची आवाज में सवाल किए जिनका उत्तर उनके पास था ही नहीं। Thank you, Prime Minister. Daria Kaleniuk. I had an interaction center from Ukraine. I passed the border a couple of days ago, and from Kiev. Most of my family, most of my team members are still in Ukraine, in Kiev, in Lviv. A woman from my team is now in Bila Tserkva, and she is there with 2 kids. And Russian military is over there, and she's so much afraid that she will be shot. Kharkiv, the city where I was studying, was bombarded today, fully, the downtown square. So you're talking about the stoicism of Ukrainian people, but Ukrainian women and Ukrainian children are in deep fear because of bombs
and missiles which are going from the sky. And Ukrainian people are desperately asking for the West to protect our sky. We are asking for the no-fly zone. We are saying in response that it will trigger World War III. But what is the alternative, Mr. Prime Minister? To observe how our children are, instead of planes, are protecting NATO from the missiles and bombs? What's the alternative for the no-fly zone? We have planes here, we have air defense system in Poland, in Romania. NATO has this air defense. At least this air defense would shield the western Ukraine, so that these children with women could come to the border. It's impossible now to cross the border. There are 30 kilometers of lines. Imagine crossing the border with a baby or with 2 children. I'm so glad that Samantha Power is coming here to the border from the Polish side. Let her come to the border from the Ukrainian side and see that. Britain guarantees our security on the Budapest Memorandum. So you're coming to Poland. You're not coming to Kiev, Prime Minister. You're not coming to Lviv. Because you are afraid. Because NATO is not willing to defend. Because NATO is afraid of World War III, but it is already starting. And these are Ukrainian children who are there taking the hit. You're talking about more sanctions, Prime Minister, but Roman Abramovich is not sanctioned. He's in London. His children are not in the bombardments. His children are there in London. Putin's children are in Netherlands, in Germany, in mansions. Where are all these mansions seized? I don't see that. I see that my family members, that my team members are saying that we are crying. We don't have where to run. This is what is happening, Prime Minister. अमेरिका और रूस में चले कोल्ड वॉर के समय अमेरिका भारत का विरोधी हुआ करता था। उस समय रूस ने भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आगे चलकर रूस से भारत की दोस्ती मजबूत हो गई। भारत के नेतृत्वकर्ता और रणनीतिकार और जितने भी डिसीजन मेकर हैं, उनका सबका ध्यान आज हमारे महाभारत और इतिहास के सुर्खियों पर है, चाणक्य नीति पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने देश को हित में रखकर दूसरे देश के लिए डिसीजन लेना काफी क्रिटिकल है। चाणक्य नीति को आगे रखकर अगर राष्ट्रीय हित को देखें तो संयुक्त राष्ट्र में ईस्ट और वेस्ट के बीच बने विवाद में भारत का भाग लेना उचित नहीं होगा। ऐसे समय के लिए ही शायद चाणक्य ने मध्यम मार्ग के बारे में बताया। इसके तहत व्यक्ति को किसी वस्तु या विचार में ना तो ज्यादा लिप्त होना चाहिए और ना ही उसका सर्वथा परित्याग करना चाहिए। मध्यम मार्ग में दोनों छोरों का परित्याग करना पड़ता है और एक बीच का रास्ता अपनाना पड़ता है, और भारत फिलहाल यही करता दिख रहा है। इस नीति को मानते हुए, समझते हुए हम सब का विचार एक ही होना चाहिए कि भारत को अपने सहायक मित्र और पड़ोसी देशों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर यूरोपियन देशों की वार की वजह से भारत के आपसी संबंध में कोई असर ना हो। और जैसा मैंने पिछले ही वीडियोस में कहा था कि भारत आज सही डिसीजन लेने के कारण ही कोई युद्ध में इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए आज वक्त आ गया है कि भारत किसी भी देश का पक्ष ना लेकर भारत रशिया को ओपनली सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वार में काफी नॉर्मल सिटीजन की तकलीफ हो रही है। इसलिए भारत को किसी तीसरे ऑप्शन को प्रोवाइड करना चाहिए, और ये डिसीजन हमारे इतिहास में चाणक्य द्वारा दी गई है, और उन्हीं के मत रखते हुए आज भारत उन्हीं के बनाए हुए रणनीति पे चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आशा है आपको आपके जवाब का उत्तर मिल गया होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और यदि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है देन डू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Thank you.